नमस्कार। आज हम दिनांक 20 नवंबर 2021 को जो क्विज अभ्यास भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का हमें प्राप्त हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इन प्रश्नों को हल किया जा सकता है। हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, कम धारिता के संधारित्रों को किस क्रम में जोड़ा जाए कि अधिक धारिता प्राप्त की जा सके। श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अगर हम तुल्य धारिता का सूत्र देखें तो वो होता है 1/CS बराबर 1/C1 + 1/C2, जहाँ पर CS श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता है और समांतर क्रम का जो सूत्र है वो हमें प्राप्त होता है CP बराबर C1 + C2। इन दोनों ही सूत्रों से को देखने पर ये पता चल रहा है कि श्रेणी क्रम में जो धारिता है वो हमें व्युत्क्रमों के योग से प्राप्त होती है। धारिता का व्युत्क्रमों के योग से प्राप्त होता है, जबकि जो समांतर क्रम है उसमें धारिता का जो मान है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग से प्राप्त होता है। इन सूत्रों को अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता है वो दोनों ही संधारित्रों की धारिताओं से कम प्राप्त होती है, जबकि जो समांतर क्रम में है उसमें तुल्य धारिता का मान दोनों संधारित्रों की धारिताओं से अधिक प्राप्त होता है। तो अधिक धारिता अगर आपको प्राप्त करनी है तो उसके लिए हमें उच्च धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर क्रम में जोड़ना होगा। तो सही उत्तर जो है वो है समांतर क्रम, यानी कि दूसरा जो नंबर का आंसर है वो सही है। दूसरा प्रश्न अगर हम देखें तो इसमें एक चित्र दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो 2 4-4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र ऊपर की ओर श्रेणी क्रम में और 2 4-4 माइक्रोफेरेड के संधारित्र नीचे की ओर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये एक लूप में है और जिस लूप में ये है उसके सिरे A और B के मध्य की तुल्य धारिता का मान हमें ज्ञात करना। ऊपर दिए गए चित्र में बिंदु A व B के मध्य तुल्य धारिता का मान कितना होगा ये हमें बताना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप तुल्य धारिता ज्ञात कर रहे हो कि नहीं, दो बिंदुओं की मध्य है और वहाँ पर कोई लूप उपस्थित हो तो लूप में हमेशा पहले श्रेणी क्रम को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद में पार्श्व क्रम को सॉल्व किया जाता है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि C1 और C2 धारिता के दो संधारित्र और C3 और C4 धारिता के दो संधारित्र जो श्रेणी क्रम में है इनकी अलग अलग तुल्य धारिता ज्ञात करनी होगी। तो C1 और C2 की जो कि श्रेणी क्रम में है उनकी तुल्य धारिता अगर हम ज्ञात करना चाहें तो हम सब जानते हैं कि तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2। यहाँ पर अगर हम मान रखना चाहें तो हमारे पास में जो C1 का मान है वो है 4 माइक्रोफेरेड और जो C2 है उसका मान भी 4 माइक्रोफेरेड है। तो C1 और C2 दोनों के मान रख दिए। दोनों का अगर हम LCM लेवें तो हमारे पास में आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। 4 माइक्रोफेरेड में पहली संख्या के LCM 4 माइक्रोफेरेड का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, उसे अंश 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरी तरफ भी हम करेंगे तो ऊपर 1 आएगा। 1 + 1 = 2, 2/4 माइक्रोफेरेड। ये जो मान हमारे पास में आया है ये 1/CS1 में से कह सकता हूँ पहले श्रेणी क्रम का मान है। तो पहले श्रेणी क्रम का जो मान है वो हमारे पास में यहाँ से 2/4 माइक्रोफेरेड आया है कि व्युत्क्रम का मान। अगर मैं इसे और आगे बढ़ाऊँ तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास में मान है 1/CS1 इसे मैं कह रहा हूँ बराबर 2/4 माइक्रोफेरेड है। 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स तो आ जाएगा 1/2 माइक्रोफेरेड। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो CS1 का जो मान है वो होगा 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो CS1 यानी पहले श्रेणी क्रम का की जो तुल्य धारिता वो 2 माइक्रोफेरेड आ गई है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो नीचे C3 और C4 है वो भी ठीक इसी तरीके से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, दोनों का मान बराबर है तो इसका मान भी 2 माइक्रोफेरेड ही तुल्य धारिता का आना चाहिए। पर एक बार फिर से हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि 1/CS2 ये दूसरा श्रेणी क्रम है इसलिए CS2 हमने कहा है बराबर 1/C3 जिसका मान 4 माइक्रोफेरेड है प्लस चौथे संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम 1/4 माइक्रोफेरेड, क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। दोनों का LCM 4 माइक्रोफेरेड आ गया। ऊपर आ जाएगा 1 + 1। सिंपल सी एक मैथमेटिक्स हम यहाँ काम में ले रहे हैं। 1 + 1 = 2, 2/4 माइक्रोफेरेड। ये 1/CS2 का मान है, 2 से कट जाएगा 2 बार। अगर इसको उल्टा कर दोगे तो CS2 बराबर हो जाएगा आपके पास में 2 माइक्रोफेरेड। तो CS1 और CS2 दोनों का जो मान है वो 2 माइक्रोफेरेड आया है। आपके पास में जो चित्र है इस चित्र में आप देख सकते हो कि ये
जो दोनों संधारित्र है इन दोनों की तुल्य धारिता और इन दोनों की तुल्य धारिता हमारे पास में आ गई है। यानी हम इन दोनों को हटा करके अगर एक संधारित्र लगाते तो उसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड होती। और इसी प्रकार से अगर मैं नीचे जो दोनों संधारित्र C4 और C3 और C4 इन दोनों को हटा करके एक संधारित्र लगाता तो इसकी भी धारिता 2 माइक्रोफैरड होती। इसे हम CS1 ऊपर और इसे नीचे हम CS2 कह सकते हैं, दोनों बिंदु A और B के बीच में। अब ये जो परिपथ हमें प्राप्त हुआ है इसे हम कहेंगे तुल्य परिपथ। तो जो तुल्य परिपथ है वो कुछ इस प्रकार से होगा, आप जैसा कि चित्र में देख पा रहे होंगे ये तुल्य परिपथ है हमारे पास में। अब अगर हम तुल्य धारिता ज्ञात करना चाहें तो समांतर क्रम की जो तुल्य धारिता होती है, जिसे मैं कह सकता हूँ A और B के मध्य की तुल्य धारिता, इसका मान दोनों संधारित्रों की धारिताओं जो कि CS1 प्लस CS2 है के योग के बराबर होगी। दोनों का मान आप देख सकते हो 2 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड, यानी कि टोटल हो गया आपके पास में 4 माइक्रोफैरड। तो 4 माइक्रोफैरड इसका मान हमारे पास में आ जाएगा, यानी सही उत्तर हमारा दूसरे नंबर का होगा 4 माइक्रोफैरड। हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न बड़ा ही आसान प्रश्न है। दो समान धारिता वाले संधारित्र हैं, दोनों की धारिता C है, उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता कितनी होगी। समांतर क्रम की जो तुल्य धारिता है वो सभी संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होती है। यदि दो संधारित्र जुड़े हुए हैं तो दोनों की धारिता की योग के बराबर होगी। चूंकि पहले संधारित्र की धारिता C है और दूसरे संधारित्र की धारिता भी C है, समान धारिता के संधारित्र है, तो C प्लस C इज इक्वल टू 2C। तो आंसर जो है वो सेकेंड नंबर का होगा, सही आंसर 2C। अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पर हम चलते हैं। प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को तेल में डुबोने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तेल का परावैद्युतांक 2 है। समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वायु या निर्वात की उपस्थिति में वो होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और अगर इसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य हम माध्यम भर दें, यानी हम संधारित्र को तेल में डुबो देंगे तो दोनों प्लेटों के मध्य जो है वो तेल माध्यम जो है वो तेल आ जाएगा। ऐसी स्थिति में ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह आ जाएगा एप्सिलॉन। तो नई धारिता C डैश बराबर हो जाएगी A एप्सिलॉन अपॉन D। और हम सब जानते हैं एप्सिलॉन का जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू परावैद्युतांक K। तो यहाँ पर हम रख दें तो C डैश का जो मान है वो हमारे पास में हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये तो ऑलरेडी है और K और हमारे पास में यहाँ पर आ गया है। ये A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D ये जो है ये C के बराबर है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जो C डैश है यहाँ सबसे ऊपर लिख देता हूँ मैं, इसका मान C डैश बराबर हो जाएगा K इंटू C डैश बराबर हो जाएगा K इंटू C। ठीक है, तो जो K है उसका मान हमें 2 दिया हुआ है तो हम यहाँ रख देते हैं 2 इंटू C, यानी कि जो पहले धारिता थी उस धारिता का दुगना ये धारिता अब हमारे पास में हो जाएगी तेल में डुबोने पर। तो धारिता का जो मान है वो प्रारंभिक धारिता का दुगना हो जाएगा। तो सही आंसर जो है वो सेकंड नंबर का आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है एक संधारित्र की धारिता C है, इसे V विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, यदि इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाए तो ऊर्जा क्षय कितना होगा। संधारित्र को जब प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, ये संधारित्र को एक प्रतिरोध से जोड़ दिया गया है, समांतर क्रम में अगर हम जोड़ें तो क्या होगा और श्रेणी क्रम में हम जोड़ें तो क्या होगा। यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है या समांतर क्रम में, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि संधारित्र जो है वो ऊर्जा को संग्रहित करता है, जबकि प्रतिरोध जो है वो उस ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उपयोग में या अन्य प्रकार की ऊर्जा के रूप में उपयोग में लेता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम ये कह सकते हैं कि संधारित्र द्वारा संग्रहित ऊर्जा जब प्रतिरोध में पहुँचेगी तो प्रतिरोध में क्षय ऊर्जा का मान संधारित्र द्वारा दी गई ऊर्जा से अधिक नहीं हो सकता है, यानी कि संधारित्र द्वारा संग्रहित ऊर्जा का मान प्रतिरोध में क्षय ऊर्जा के बराबर होगा। तो अगर मैं प्रतिरोध में क्षय ऊर्जा का मान निकालना चाहूँ, इसको मैं अगर मान लीजिए मान निकालना चाहूँ तो हमें संधारित्र में कितनी ऊर्जा संग्रहित इसका मान हम निकाल लेते हैं। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का मान होता है 1/2C इंटू V का स्क्वायर। तो जितनी संधारित्र में ऊर्जा संग्रहित होगी वो सारी की सारी ऊर्जा प्रतिरोध को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और प्रतिरोध में ऊर्जा क्षय का मान लगभग इतना ही होगा। तो 1/2C इंटू V स्क्वायर इसका मान हमारे पास में आ जाएगा। चूँकि हम ये भी देख सकते हैं कि संधारित्र को अगर मैं डायरेक्टली समांतर क्रम में प्रतिरोध के जोड़ दूँ तो जितना विभवांतर संधारित्र की प्लेटों के मध्य होगा उतना ही विभवांतर जो है वो प्रतिरोध की दोनों सिरों के मध्य भी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए V जो है वो सेम रहेगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न ये है
कि संधारित्र को Q आवेश देने पर संग्रहित ऊर्जा W है, आवेश को अगर दुगना कर दिया जाए तो ऊर्जा कितनी होगी। संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा का एक सूत्र अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा 1/2 C इंटू V² है। एक सूत्र और होता है इसका 1/2 Q² अब दोनों में से हम कौन सा सूत्र काम में लें, तो मैं ये जो Q² 2C वाला सूत्र ये काम में लूँगा, इसलिए क्योंकि हमें ये प्रश्न में कहीं भी नहीं पता चल रहा है कि आवेश को दुगना करने पर विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इस पहले सूत्र को हम काम में नहीं ले सकते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि संधारित्र के आवेश को अगर दुगना कर दिया जाए, 3 गुना कर दिया जाए, 4 गुना कर दिया जाए, 5 गुना कर दिया जाए, तो किसी भी संधारित्र का जो धारिता है, समांतर प्लेट संधारित्र की खासकर मैं बात कर रहा हूँ, तो A/D के इक्वल होती है। यानी कि संधारित्र की धारिता जो है वो संधारित्र के प्लेट के क्षेत्रफल, उसके प्लेटों के मध्य दूरी और उन दोनों प्लेटों के मध्य भरे हुए पदार्थ के की स्थिति पर, यानी हम कहें पदार्थ के परावैद्युतांक पर निर्भर करती है, विद्युतशीलता पर निर्भर करती है, जबकि प्लेट पर उपस्थित आवेश पर ही निर्भर नहीं करती है। तो धारिता का मान चेंज नहीं होगा, संधारित्र की आवेश में वृद्धि करने पर धारिता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभ में जो संधारित्र में संचित ऊर्जा है, या हम कहें संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा है W, उसका मान जो अगर हम निकालना तो ये होगा Q²/2C। अब अगर मैं आवेश को दुगना कर दूं, Q की जगह मैं कर देता हूं 2Q, ठीक है, तो धारिता पर हमने देखा था कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी धारिता अभी भी धारिता C ही रहेगी। 2 फॉर्मूले में ऑलरेडी इसका वर्क करें तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4Q²/2C। 2 का जो स्क्वायर है वो 4 होगा, Q का स्क्वायर Q²। ये जो Q²/2C है ये ऑलरेडी हम देख रहे हैं W के बराबर है, तो हमारे पास में हो जाएगा W डैश बराबर 4 इंटू W, यानी सही आंसर जो होगा वो दूसरे नंबर का आंसर 4W होगा, यानी कि हम कहेंगे संग्रहित ऊर्जा पूर्व की 4 गुना हो जाएगी। अगला प्रश्न है, संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक मोटे तार से जोड़ दिया जाए, तब संधारित्र की दोनों प्लेटों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमें देखना है। तो हम सब जानते हैं संधारित्र की एक प्लेट पर अगर मान लीजिए कि प्लस धनावेश है तो दूसरी प्लेट पर माइनस का जो ऋणावेश होगा, इन दोनों का परिमाण समान होता है। यदि मैं ये कहूँ कि संधारित्र की एक प्लेट धनावेशित है तो इसका मतलब ये है कि संधारित्र की एक प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया है इस प्लेट द्वारा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जबकि दूसरी प्लेट पर जो ऋणावेश है वो ये बताता है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अधिक हैं। यदि हम प्लस प्लेट को माइनस प्लेट से जोड़ दें तो इस चालक तार द्वारा जो प्लेट नेगेटिव प्लेट है उस पर जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट धनावेशित प्लेट पर चले जाते हैं और उस आवेश की पूर्ति कर देते हैं। जैसे कि हम कहें कि प्लस 4 कूलाम आवेश मान लीजिए, हालांकि ये बहुत बड़ा आवेश मैंने बोल दिया है, प्लस प्लेट पर है, और माइनस का 4 कूलाम आवेश जो है वो ऋणात्मक प्लेट पर। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो ऐसी स्थिति में जो दोनों प्लेटें हैं उन पर आवेश का मान बराबर हो जाएगा, और बराबर आवेश कितना होगा ये निकालना है तो दोनों आवेशों को जोड़कर 2 का भाग दे दीजिए, दोनों पर आवेश का मान आ जाएगा आपके पास में। तो हम देखेंगे कि दोनों को जोड़ने पर दोनों पर आवेश का जो कुल मान है वो हो जाएगा हमारे पास में 0। माइनस प्लेट से जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है वो प्लस प्लेट पर चले जाएंगे और इसके धनावेश को समाप्त कर देंगे। चूंकि माइनस प्लेट से इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो वहाँ पर भी ऋणात्मक आवेश समाप्त हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे दोनों प्लेटों पर आवेश जो है वो समान हो जाएगा, लेकिन उस समान आवेश का मान 0 होगा। अगला प्रश्न जो है वो अंतिम प्रश्न है इस क्विज अभ्यास का। प्रश्न ये कहता है कि 2 संधारित्र जिनकी धारिता C1 और C2 है, यदि उन्हें समान आवेश दिए जाएँ तब उनमें एकत्रित स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का मान कितना होगा। तो अभी हमने देखा था कि संधारित्र की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है Q²/2C। पहले अगर संधारित्र के लिए देखें तो Q²/2C 1 हो जाएगा क्योंकि समान आवेश दिया गया है। तो दूसरे संधारित्र के लिए भी ये जो संग्रहित स्थितिज ऊर्जा है उसमें आवेश का जो मान है वो तो Q² ही रहेगा, लेकिन धारिता का मान 2C, धारिता का जो मान है वो C1 की जगह C2 हो जाएगा। अब अगर हम इनका अनुपात निकालना चाहें तो U1/U2 हमें करना होगा। U1 का जो मान है वो है Q²/2C1 और U2 का जो मान है वो है Q²/2C2। तो Q² से Q² कट गया, 2 से 2 कट गया, ये C2 ऊपर चला जाएगा, यानी U1/U2
बराबर हो जाएगा C2/C1। तो जो सही आंसर है, सही उत्तर है वो होगा U1/U2, U1/U2 बराबर C2/C1, जो कि दूसरे नंबर पर दिया गया है। इस प्रकार से क्विज अभ्यास को हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्विज अभ्यास को सॉल्व करने में इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप मेरे चैनल अमीन खान फिजिक्स फंडा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।